नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है टेक्सटाइल की क्लास 9 मतलब कक्षा 9, ठीक है। जो क्लास है ये वो 9th क्लास की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है। अब उसका शायद ये 13 नंबर होगा, ठीक है। तो किस क्लास की? 9th की। ये जो है आज शायद लास्ट क्लास होगी, कि टेक्सटाइल में शायद क्या नहीं होगी, टेक्सटाइल में जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया है 9th क्लास की बुक। अब हमें इंतज़ार है 12th क्लास की बुक का, क्योंकि हम इससे पहले और एनसीईआरटी के जो 8th तक के क्वेश्चन थे 6 to 8 वो भी आपको करा चुके हैं, और 9th का भी कंप्लीट हो गया है, और रह गया 12th क्लास। वो भी हम आपको धीरे धीरे सारा भी मैं बुक लाने वाली हूँ, शायद कल आ भी जाएगी बुक, तो मैं उसके क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगी। तो आज ये लास्ट क्लास है और इन्जॉय करिएगा। थोड़े क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, बकाया बेसिक से प्रश्न हैं इसमें, तो जुड़े रहिए क्लास से। और अच्छा लगे तो मैं फिर से कहूँगी, जो कि आप नहीं समझते हो मेरी बात को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से एक छपाई की विधि नहीं है, क्या सांगानेरी है? अच्छा, सांगानेरी ये बताइएगा कि कहाँ की छपाई है, किस मतलब स्टेट या राज्य की छपाई है, ये कमेंट करिएगा। और ये बहुत लोकप्रिय है छपाई, ठीक है, ये उस क्षेत्र की लोकप्रिय छपाई है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बी है ब्लॉक, सी है बॉटिक, डी है सैटिन, ठीक है। तो निम्नलिखित में से एक छपाई की विधि नहीं है, वो क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा हमारा सैटिन, ठीक है। सैटिन क्या है? ये एक बुनाई की विधि है, ठीक है, ये एक बुनाई की विधि है। बुनाइयाँ जो होती हैं कई प्रकार की होती हैं। सादी बुनाई होती है, ठीक है, जैसे सूती है, टफेटा है, ये सारी सादी बुनाई के कपड़े बनते हैं। रिब बुनाई होती है, उसके बाद सैटिन होती है, एक साटिन होती है। सैटिन, देखो सैटिन में आप नोटिस करिएगा ऐसे TIN आ रहा है, तो इसमें क्या है, लंबा लंबा आई आ रहा है। तो इसमें क्या होती है, ताने की प्रधानता होती है। ताना क्या होता है, लंबा होता है, ये ताना होता है, ये लंबा होता है, और इसी की इसमें प्रधानता होती है सैटिन में। तो ये आई क्या होता है, लंबा होता है, इसे याद रखो। तो सैटिन में ताने की प्रधानता होती है। यहीं भी हम करेंगे बाने की बात। बाना कैसा होता है, चौड़ा चौड़ा आ रहा है ना, तो साटिन, जब भी साटिन पूछा जाए, और ये आपके TGT में पिछली बार पूछा गया था, ठीक है, पिछली बार पूछा गया था, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रही हूँ। साटिन, ठीक है, साटिन में क्या हो रहा है, ERN 2, तो ये दोनों कैसे चौड़े चौड़े लग रहे हैं ना। तो जो बांधने की पूछे जाए, मतलब बांधने की विशेषता किस में होती है, तो साटिन में। तो सैटिन और साटिन का डिफरेंस यही होता है, इसमें आंखें नीचे को फिसलती हैं, मतलब ये लंबाई में चिकना होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं ताने की विशेषता किसमें होती है, सैटिन में होता है, जिसमें आई आती है, और जिसमें डबल ई आता है, बहुत चौड़ा लग रहा है, तो उसमें क्या होती है, बाने की विशेषता होती है। तो सैटिन क्या है, एक प्रकार की बुनाई है, ना कि छपाई है। ओके, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन जो हमने अभी आंसर पूछा है, सांगानेरी कहाँ की प्रचलित सफाई है, सफाई नहीं है, सॉरी, छपाई है, तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्यतः धागे कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। तो आप सभी जानते हो धागे जो होते हैं कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक साधारण धागे होते हैं, ओके, साधारण होते हैं। दूसरे जटिल होते हैं, ओके, जटिल होते हैं। और तीसरे मिश्रित धागे होते हैं, ओके, मिश्रित धागे होते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 3, धागा कितने सूत्रों से मिलकर बना है, यह कहलाता है, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन को थोड़ा मैंने जल्दी में बोल दिया। धागा कितने सूत्रों से मिलकर बना है और ये क्या कहलाता है, ठीक है। धागा जो है कितने सूत्रों से मिलकर बना है, ये विशेषता क्या बताती है? क्या बुनाई बताती है, कताई बताती है, पिलाई बताती है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ आंसर? देखो, कताई पर जाइएगा मत, ज़्यादातर कताई करेंगे। ये क्या है, ये तो सूत्र से मतलब रेशे से धागे के निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है, ठीक है। जब रेशा कहाँ जाता है बनने के लिए, धागा, तब हम उस प्रक्रिया को कहते हैं, धागा बनने को जाता है। और जो ये प्रक्रिया बीच में चलती है धागा बनाने की, इसको हम कहते हैं कताई, ठीक है, इसको हम कताई कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने ये पूछा ही नहीं, हमने पूछा धागा कितने सूत्रों से मिलकर बना है, यह बात क्या है, ठीक है। तो ये है पिलाई। जब पिलाई की बात होती है, तो पिलाई का मतलब जैसे आप रुई है, कॉटन है, उसे लीजिए, उसमें से जो आप एक सिंगल रेशा निकालना, तो वो क्या सिंगल रेशा है। अब क्या उसी एक सिंगल रेशे से आप धागा बना सकते हो? नहीं बना सकते। अब उसके लिए आप बहुत सारे छोटे छोटे रेशे निकालोगे और उसे ऐंठ ऐंठ के धागा बनाओगे। तो जो वो बहुत सारे आप रेशे ले रहे हो, वही क्या है, पिलाई है, ठीक है, भाई उसी को हम पिलाई कहते हैं। ओके, अब बुनाई क्या है, आप जानते हो, धागे से या हम नीटिंग विधि से, मतलब सलाइयों से स्वेटर वगैरह बुनते हैं, वो बुनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
सनील किस धागे का उदाहरण है? ए है साधारण धागे का, बी है जटिल धागे का, सी है मिश्रित धागे का, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जब भी आपसे पूछा जाए साधारण धागे की बात हो, ठीक है, यहाँ पर सनील पूछा जा रहा है, तो सनील की भी हम बात करेंगे। लेकिन जो मार्किन है आपका, मार्किन है, लठ है, इसके अलावा भी और सारे हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ उदाहरण आपको दे रही हूँ। ओके, मार्किन है, लठ है, तो ये आपके साधारण धागे से मिलकर बने होते हैं। दूसरा आपका आता है जटिल धागा, ठीक है, और तीसरा है मिश्रित धागा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा जटिल धागा। और मिश्रित धागे आप जानते हो, जब बहुत तरीके के रेशों को मिलाकर हम क्या करते हैं, धागे का निर्माण करते हैं। बहुत तरीके के तंतु मिला लिए, जैसे कि ऊन का मिला लिया, सूती का मिला लिया, तो जब हम ये मिश्रित करते हैं तो उसको हम कहते हैं मिश्रित धागे। लेकिन जो सनील है ये आपके जटिल धागे का उदाहरण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, मशीनीकरण से पूर्व कपड़े बुने जाते थे, लूम से, हथकरघा से, रीढ़ से, कताई मशीन से। तो लूम जो है ये बाद में आया, हथकरघा राइट आंसर होगा। रीढ़ भी क्या है, हथकरघे का एक मतलब कह सकते हैं, करघे का मतलब एक पार्ट है रीढ़। ओके, और कताई मशीन भी मतलब मशीन हो गई। तो हम बात कर रहे हैं मशीनीकरण से पूर्व की, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा सही होगा। लेकिन हथकरघा से भी पूर्व बात की जाए तो हम हाथों से क्या करते थे, धागों को बिछा लेते थे ज़मीन पर, ठीक है, और तब हम बुनाई किया करते थे। ओके, बहुत मुश्किल काम था। तो आपसे हथकरघा से पूर्व पूछा जाए तो हाथों से बुनाई होती थी, और मशीनीकरण से पूर्व पूछा जाए तो हथकरघा से होता है। उसके बाद तकली आ गई, चरखा आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, करघे पर जब धागे को लंबाई में पास पास समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है तब वह क्या कहलाता है? क्या ताना कहलाता है, बाना कहलाता है, या ताना या बाना दोनों कहलाता है, या उपयुक्त सभी? तब हम बात कर रहे हैं क्या, करघे पर जब धागे को लंबाई में पास पास समान रूप से व्यवस्थित किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं, ताना। क्योंकि हम बात लंबाई की कर रहे हैं, इसी एक शब्द पर पूरा क्वेश्चन टिका है। लंबाई की बात कर रहे हैं, हमने चौड़ाई की बात ही नहीं की। ओके, चौड़ाई की हमने कहीं बात ही नहीं की। अगर हम कहते हैं जब रेशे को लंबाई और चौड़ाई दोनों में व्यवस्थित किया जाए तो हम ताना और बाना दोनों लगाएंगे, ठीक है। या सीधे पूछा जाए चौड़ाई में व्यवस्थित किया जाए तो हम बाना लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, लंबाई की बात हुई है तो ताना आंसर हमारा सही होगा। हमेशा ध्यान रखना, ये ताना होता है और ये बाना होता है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बुनाई या फेल्टिंग की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ए है चमड़े को, बी है चाइना ग्रास को, सी है धातु को, डी है उपर्युक्त सभी को। तो जब हम बुनाई की बात करते हैं या फेल्टिंग की बात करते हैं तो उसमें हम किस किस को नहीं रखते हैं भाई, हम इसमें क्या नहीं रखते हैं भाई, चमड़े को हम बुनाई में नहीं कंसीडर करते, ना ही चाइना ग्रास को कंसीडर करते हैं। चाइना ग्रास आप जानते हो, पढ़ा है आपने क्लासिफिकेशन में, कल भी मैंने बताया है शायद। और सी है धातु। ये तीनों को हम फेल्टिंग या बुनाई में कंसीडर नहीं करते। देखो, बुनाई की बहुत सारी विधियां होती हैं, जैसे कि एक तो बुनाई स्वयं हो गई जिसे हम वीविंग भी कहते हैं, दूसरा फेल्टिंग हो गई, आपकी फेल्टिंग हो गई, ठीक है। एक तो साधारण बुनाई हो गई, दूसरी फेल्टिंग हो गई, तीसरी नीटिंग हो गई, जो हम स्वेटर वगैरह बुनते हैं उन्हें हम नीटिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रेडिंग भी एक विधि मेथड होता है, ब्रेडिंग भी एक मेथड होता है, ठीक है। तो ये सारी विधियाँ होती हैं, लेकिन हम इस किसी विधि मतलब ये जो चमड़ा है आपका, चाइना ग्रास है, धातु है, इनको हम इस विधि में नहीं रखते। हालांकि चमड़े के भी कोट वगैरह बनते हैं, आपने देखा होगा, बैग वगैरह बनते हैं, लेकिन ये बुनाई का मेथड नहीं है, क्योंकि इसको पिघलाकर किसी तरीके से ये तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वस्त्र का निर्माण किया जाता है। ए है नमदा विधि से, नमदा होगा ये, बी है ब्रेडिंग विधि से, सी है बुनाई की विधि से, डी है उपर्युक्त सभी। तो वस्त्र का जो हम निर्माण करते हैं वो इन सभी के द्वारा करते हैं, ठीक है। यहाँ जो नमदा होता है वो है तो एक प्रकार की कह सकते हैं कपड़ा बनाने का तरीका, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बुनाई नहीं होती। क्या नहीं होता, बुनाई नहीं होता। क्या किया जाता है अगर बुनाई नहीं होती है, तो यहाँ पर भाप दी जाती है, नमी दी जाती है, भाप, नमी, ठीक है। नमी और ताप से क्या होता है, रेशों को एक दूसरे में क्या किया जाता है, चिपकाया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मशीन से दबाया जाता है, और इस पर कुछ पदार्थ भी मतलब ऐसा छिड़कते हैं जिससे क्या है, ये रेशे चिपक जाएं, ठीक है। तो ये इस तरीके से नमदा जो है बनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9, हार्नेस क्या है? हार्नेस क्या एक करघा है, करघे में लगा एक फ्रेम है, बाना भरने का के काम आता है, डी है उपर्युक्त सभी। तो जो हार्नेस है वो क्या है, करघे में लगा हुआ क्या है, एक फ्रेम है, ठीक है। करघा क्या है, हॉर्नेस क्या है, करघे में लगा एक फ्रेम है। इसी हॉर्नेस में क्या होता है, एक पार्ट होता है हॉर्नेस पे जिसे हम बोलते हैं
हीडल, ठीक है, क्या बोलते हैं, हीडल बोलते हैं। ओके, इसका हॉर्नेस का अगर मुख्य पार्ट पूछा जाए क्या है तो वो हीडल है, ठीक है, हीडल के नाम से जाना जाता है। और ये क्या करता है, ताने के धागों को निकालने का काम करता है, ठीक है, करघे में ताने के धागों को कंट्रोल करने का काम हीडल करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में सादी बुनाई का कपड़ा नहीं है। ए है आरगंडी, बी है नैन सुक, सी है मखमल या डी है कॉर्डिरॉय। तो जो कॉर्डिरॉय है वो आपकी सादी बुनाई का कपड़ा नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि कॉर्डिरॉय क्या है, एक फैंसी बुनाई का कपड़ा है, फैंसी बुनाई का कपड़ा है, ठीक है। कॉर्डिरॉय हो गया, बेलेवेटिन हो गया, ठीक है, टेरी क्लॉथ हो गया, जाली हो गया, मखमल हो गया। मखमल जो होता है ना, मखमल ये सादी बुनाई के अंतर्गत भी आता है और फैंसी बुनाई के अंतर्गत आता है, तो मखमल दोनों में आता है। और बकाया जो आरगंडी है, नैनसुक है, मखमल तो मैंने बता दिया दोनों में आता है। ये क्या है, सादी बुनाई के कपड़े हैं। ओके, सादी बुनाई के ये कपड़े माने जाते हैं। इसके अलावा शिफॉन है, लीलन है, आरगंडी बता ही चुकी हूँ, लॉन है, टॉफ्टा है, बायल है, लट है, ये सब क्या शादी बुनाई के कपड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी नीटिंग ज़्यादा मुलायम होती है। हाथ से की गई, मशीन से की गई, करघे से की गई या उपयुक्त सभी। तो जो सबसे उपयुक्त मतलब सबसे ज़्यादा मुलायम सॉफ्ट मानी जाती है वो हाथ की नीटिंग होती है, ठीक है। देखो बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा, ईजी क्वेश्चन है। मशीन की नीटिंग से बने वस्त्रों को कितने भागों में बांट सकते हैं। ए है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो इनको हम कितने 2 भागों में बांट सकते हैं। मशीन की जो नीटिंग होती है उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका वही वेफ्ट नीटिंग, ठीक है, वेफ्ट ताना वाली नीटिंग, और दूसरी होती है वार्प वाली नीटिंग, ठीक है। वेफ्ट नीटिंग और वार्प नीटिंग ये 2 तरीके की होती हैं, इनमें नीटिंग ऐड कर लीजिएगा। एक होती है वार्प नीटिंग और एक होती है वेफ्ट नीटिंग। जो वेफ्ट होती है वो क्या होती है, स्वेटर में क्या होता है, स्वेटर में हम क्या बनाते हैं, गला बनाते हैं, हाई नेक बनाते हैं, उसमें यूज़ की जाती है। हाई नेक व गले में प्रयोग की जाती है। कौन सी वाली, वेफ्ट। आगे हम वार्प की बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वेटर है, कार्डिगन है, लेस है, नेट है, ये आदि वस्त्र किस विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो स्वेटर, कार्डिगन, लेस, नेट ये जो वस्त्र हैं क्या वार्प द्वारा, वेफ्ट द्वारा या फिर एवा भी दोनों या डी है निम्न में से कोई नहीं। तो अभी हमने बात की थी किसकी, आपसे की थी किसकी बात, अभी हमने वेफ्ट की बात की थी। यहाँ राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, वार्प विधि से। देखो वेफ्ट से हमने क्या बताया, हाई नेक और गले बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन स्वेटर, कार्डिगन, लेस जो हम बना रहे हैं, नेट जो बना रहे हैं वो हम वार्प नीटिंग से बनाते हैं। तो 2 तरीके की नीटिंग होती है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में तौलिए के प्रकार हैं। फंदेदार तौलिया, बी है रोएदार या टर्किश तौलिया, सी है सादी बुनाई की तौलिया, डी है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो तौलियाँ हैं ये तीनों ही सही हैं। फंदेदार तौलिए को ही हम या तो रोएदार तौलिया या टर्किश तौलिया भी कहते हैं, ठीक है, और सादी बुनाई के भी तौलिए बनते हैं। तो ये यहाँ पर सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो फंदेदार तौलिया होते हैं ये 3 सेटों में आते हैं। पूछा जाए कितने सेटों में आते हैं तो ये पूरे 3 सेटों में आते हैं। इनकी विशेषता ये होते हैं, देखने में सुंदर होते हैं परंतु महंगे होते हैं। भाई सुंदर है तो महंगे तो होंगे, और 3 के सेट आ रहे हैं तो इसलिए ये ज़्यादा, लेकिन क्या होते हैं इनमें ज़्यादा ऐंठन नहीं होती है। ऐंठन ज़्यादा नहीं होने का कारण ये है कि जब आप इसको यूज़ करोगे तो ये जो है इसके धागे खुलेंगे नहीं। खुलने का मतलब जैसे कोई चीज़ ज़्यादा ऐंठी हुई हो तो वो खिंच जाएगी, जब आप रोज़ रोज़ यूज़ करोगे तो खिंच जाएगी, तो वो कैसा हो जाएगा, झीना हो जाएगा। तो इसकी बुनाई बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होती है, इसलिए क्या होता है आप जब इसको यूज़ करते हो तो ये छनता नहीं है, कपड़ा छनने की तरह नहीं होता है, इसलिए आपको इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हो। ये इसके फ़ायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चों को इसके लिए उपयुक्त बच्चों के लिए उपयुक्त वस्त्र होते हैं। सूती तथा ढीले ढाले वस्त्र, रेशमी तथा रंग बिरंगे वस्त्र, सी है नायलॉन धागे से बने वस्त्र, डी है उपयुक्त सभी प्रकार के। तो यहाँ पर जो बच्चों के लिए उपयुक्त वस्त्र हैं ये सूती तथा ढीले ढाले वस्त्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लंबे कद के व्यक्ति को पहनना चाहिए। खड़ी धारी वाले वस्त्र, बड़ी धारी वाले वस्त्र, सी है छोटे छोटे फूलों के डिजाइन वाले वस्त्र, डी है सफ़ेद चमकदार वस्त्र। आपको बता देते हैं, आप भी सोच रहे होगे एकदम से बुनाई के क्वेश्चन आते आते ये वाले क्वेश्चन क्यों आ गए, क्योंकि बुनाई में इसमें बहुत बेसिक सी दी हुई है। इतनी बेसिक कि मतलब नॉर्मल भाषा में लिखा हुआ है कि ये साटिन क्या होता है और मतलब
सारी बुनाइयाँ तो दी हुई नहीं है, बस सादी बुनाई के प्रकार दिए हैं कि कौन कौन से कपड़े सादी बुनाई के बनते हैं, कौन कौन से फैंसी बुनाई के कपड़े होते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया है इसमें, तो इसलिए हम क्यों उस चीज़ को ख़राब करें। हम क्या करेंगे, अब आपको जब कढ़ाई बुनाई वाला टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। इसमें सच में क्वेश्चन नहीं है, बस जरा सी थ्योरी दी हुई है कि इसको हम सादी बुनाई कहते हैं, इसको हम मतलब बस यहीं पर लाइनें ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, तो जब भी कोई व्यक्ति लंबा हो तो हमेशा ध्यान रखो उसे कभी खड़ी धारी के वस्त्र नहीं पहने चाहिए, क्योंकि वो पहले ही लंबा, ऊपर से खड़ी धारी के वस्त्र पहनेगा तो और लंबा लगेगा। ठीक है, तो ऐसी बड़ी धारी वाले वस्त्र पहनने चाहिए। किस तरीके की, इस तरीके के। ठीक है, बाने की प्रधानता वाले वस्त्रों को पहनना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाओं में अंतिम क्रिया जिससे वस्त्रों को सफ़ेद किया जाता है, क्या ब्लीचिंग है, कैलेंडरिंग है, सैनफोराइज्ड है, सिंक प्रूफ है। तो सिंक प्रूफ को आप जानते हो, जब हम क्या करते हैं, किसी सिलवट ना पड़े इसके लिए करते हैं। सैनफोराइज्ड आप जानते हो, सैनफोराइज्ड में क्या होता है कि मतलब यहाँ जो श्रिंक प्रूफ का मतलब होता है धोने पर नहीं सिकुड़ेगा सिर्फ। ठीक है, धोने पर नहीं सिकुड़ेगा, जैसे नॉर्मल कपड़े धो दो सिकुड़ जाते हैं, लेकिन सैनफोराइज्ड क्या होता है, परमानेंट ऐसा कपड़ा होता है जो सिकुड़ता ही नहीं है, सिकुड़ता नहीं है। खासतौर से पूछा जाए किस पर किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ सूती वस्त्रों पर ही किया जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है श्रिंक प्रूफ में और सैनफोराइज्ड में। कैलेंडरिंग आप जानते हो, कैलेंडरिंग क्या होता है, कपड़े को चिकना या फिर कड़ापन लाने के लिए, चमक लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या है, वस्त्रों को सफ़ेद करने के लिए अंतिम प्रक्रिया जो है, जब हम वस्त्र का निर्माण कर लेते हैं तो ब्लीचिंग करते हैं अंतिम रूप में। क्वेश्चन नंबर 18, शीत ऋतु में किस रंग के कपड़े पहनना ठीक रहता है, सफ़ेद, हल्का, गहरा या लाल। तो हम क्या करेंगे, गहरे रंग के कपड़े ठंडों में पहनेंगे और गर्मियों में हम लाइट कलर पहनते हैं। ठीक है, खासतौर से सूती वस्त्र पहनते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों के वस्त्र होने चाहिए कसी फिटिंग के, लंबे, ढीली फिटिंग के या चौड़े। तो बच्चों के वस्त्र हमेशा ढीली ढाली फिटिंग के होने चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लंबे कद की महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। बड़े फूल वाले, छोटे फूल वाले, लंबी धारी वाले या इनमें से कोई नहीं। तो जो लंबी कद की महिलाएं हैं, लंबी हैं, तो उन पर कैसे वस्त्र अच्छे लगेंगे भाई, बड़े फूल के जो वस्त्र होंगे वो अच्छे इन पर लगेंगे। ठीक है, ओके, बड़े फूल वाले, और जो मोटी हैं, नाटी हैं, उन पर छोटे फूल वाले और लंबी धारी वाले। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन किसके लिए होंगे, जो नाटी हैं, मोटी हैं, उन महिलाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 है, छोटे कद वाली महिलाओं पर वस्त्र उपयुक्त रहते हैं, बड़े बूटे वाले, छोटे बूटे वाले। सी है धारीदार बूटे वाले या डी है उपयुक्त में से सभी कोई नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल। धारीदार और बूटे वाले जो वस्त्र होते हैं छोटे कद की महिलाओं पर उपयुक्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, घरेलू जीवन में उपयोग के लिए सर्वोत्तम वस्त्र कौन सा है। ए है सूती, बी है रेशमी, सी है जरीदार, डी है आधुनिक फैशन के अनुसार। तो फैशन के अनुसार तो वस्त्र हमें फैशन दिखाना है, वहाँ करना है, लेकिन घरेलू जीवन में बात हो रही है तो सर्वोत्तम वस्त्र सूती है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्यक्तिगत सज्जा में वृद्धि होती है सामाजिक प्रतिष्ठा में। व्यक्तिगत सज्जा से वृद्धि होती है सामाजिक प्रतिष्ठा में। बी है व्यक्तित्व के आकर्षण में, सी है मानसिक संतोष में, डी है उपयुक्त सभी। तो जब व्यक्तिगत सज्जा होती है, मतलब आप सजे हो, सुंदर दिख रहे हो, आकर्षक दिख रहे हो, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व आकर्षित लगेगा और मानसिक संतोष भी होगा जब लोग आपको पूछेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, बंधेज की साड़ियाँ बनती हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में, पंजाब में। तो जो बंधेज की साड़ियाँ हैं गुजरात में बनती हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ चिकनकारी के लिए, बिहार मधुबनी कला के लिए, पंजाब फुलकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज की क्लास का लास्ट है, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ। उचित वेशभूषा के निर्धारक तत्व क्या हैं। देह की सुरक्षा, व्यक्तित्व का विकास, देह की अलंकृत, डी है उपयुक्त तो सभी। तो यहाँ पर बिल्कुल डी ऑप्शन सही होगा। उचित वेशभूषा के जो निर्धारक तत्व होते हैं वो तीनों हैं, देह की सुरक्षा, व्यक्तित्व का विकास और देह की अलंकृति। तो क्लास कैसी भी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।